अस्सलामुअलैकुम क्लास। खैरियत से आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे। देखें जी, आज दोबारा से हमारी थर्सडे की क्लास है और आज ये लेक्चर हम जो है वो थर्सडे क्लास के लिए जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। थर्सडे क्लास मीन्स 10th ऑफ दिसंबर। ठीक है जी। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर डिस्कस किया था द इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर, और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया था, फिर हम रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 पर आए थे। फिर हमने कल जो गुज़िश्ता क्लास की थी उसमें हमने रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 किया था, और आज हम इसी चैप्टर का द इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर का रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 कर रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा। और इंशाल्लाह ताला आज हम इस लेसन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो लेट्स हैव अ लुक टू द स्लाइड्स। चलें जी क्लास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं प्रॉपर तरीके से। और लास्ट टाइम हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया था द इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर। आज इंशाल्लाह इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। आखिर की तकरीबन 3 स्लाइड्स बाकी हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो हल्का सा ओवरव्यू लेके आगे बढ़ते हैं। देखें, सबसे पहले तो हम आपको पता चलें कि आज जो हमारा टॉपिक है वही है द इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर, और रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आज पार्ट 3 है। और ऑफिशियली देखा जाए तो सबसे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था, उसके बाद पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन दी थी, फिर पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन दी थी। आज पार्ट 3 यानी कि लास्ट पार्ट जो है वो रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन का है द इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर का। इंशाल्लाह आज इसको हम एंड करेंगे। ठीक है जी। ये जो स्लाइड अभी आप देख रहे हैं, पेज नंबर 131 हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 131 की जो मज़ीद पैराज हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरीके से अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो पेज नंबर 131 ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 132 जो है वो भी डिस्कस किया है हमने। इसके बाद पेज नंबर 132 का थर्ड पैरा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, और गालबन हमने स्टार्टअप ले लिया था पेज नंबर 133 का। और पेज नंबर 133 का ये जो पैरा है, सेकंड पैरा जो है, जो अभी आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ये हमने एंड करा था 200 ईयर्स अगो पर। सही है। तो आज से इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 133 रहेगा, लेकिन आज हमारा जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ नंबर 3 होगा द इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर का। ठीक है जी। तो आज हम आपको मज़ीद बातें बताते हैं इस इंग्लिश चैप्टर के बारे में, द इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर के बारे में। आप देख सकते हैं पैराग्राफ नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं हम बुक का, जो कि पेज नंबर 133 पे नजर आएगा। क्या लिखा जाता है? कहते हैं एंग्लो सैक्सन इज नाउ अ डेड लैंग्वेज। यानी कि आज के दौर के हवाले से अगर हम बात करें तो वो जो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज थी वो आज क्या हो चुकी है? एक डेड लैंग्वेज, एक मुर्दा लैंग्वेज हो चुकी है। यानी अब उसको बोलने वाले लोग मौजूद नहीं है, ना अब वो ज़बान मौजूद है, ना उसका तलफ़ुज़ मौजूद है, ना कुछ मौजूद है। लेकिन बट अ गुड डील ऑफ इट्स विकेबलरी हैज़ सर्वाइव्ड। कहते हैं कि वो जो लैंग्वेज है, एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज जिसे कहते थे, वो तो कहीं मर खप गई, डेड हो गई। लेकिन कहा जा रहा है बट अ गुड डील ऑफ इट्स विकेबलरी हैज़ सर्वाइव्ड। यानी कि उस जबान को ख़त्म तो कर दिया गया, उस जबान को अब बोलने वाले तो नहीं है, लेकिन उस जबान की जो विकेबलरी थी, उस जबान के जो अल्फाज थे, वो खुशकिस्मती से क्या हुए थे? वो सरवाइव कर गए थे, वो बच निकले थे, वो आगे बढ़ गए थे। यानी लैंग्वेज तो कहीं पीछे रह गई, लेकिन उनके लफ्जों को, उस लैंग्वेज के जो वर्ड्स थे, उस लैंग्वेज की जो विकेबलरी थी, वो आगे बढ़ गई, वो चलती रही। तो कह रहे इन फॉर्म और एनदर तो हुआ क्या? वो लैंग्वेज जो थी जिसे हम एंग्लो सैक्सन कहते थे, वो तो कहीं खत्म हो गई, डेड हो गई। लेकिन उसके जो वर्ड्स थे, उसकी जो विकेबलरी थी, वो सरवाइव कर गई थी। और सरवाइव किस तरह से कर पाई थी? लिखा हुआ इन फॉर्म और एनदर। यानी कभी उसे किसी कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया, कभी उसे किसी अंदाज में कन्वर्ट किया गया, कभी किसी अंदाज में कन्वर्ट किया। तो कह रहे टू द प्रेजेंट डे, और आज तक पहुंचते पहुंचते हमने उस जबान को ऑलमोस्ट क्या कर दिया? बदल दिया है। और आज हम आपको उस एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज के अपनी मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर कुछ खास नमूने दिखाएंगे। जैसे कि देखिए, आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द वेरी कॉमन वर्ड्स इन मॉडर्न इंग्लिश आर एंग्लो सैक्सन इन ओरिजिन। अब आप देखें, आज आपको बड़ी अहम बात पता चलने लगी है कि हम आज के दौर में जो ये मॉडर्न इंग्लिश बोल रहे हैं, जो एडवांस इंग्लिश बोल रहे हैं, इस मॉडर्न इंग्लिश के अंदर और इस एडवांस इंग्लिश के अंदर कहा जा रहा है ज्यादातर वर्ड, लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द वेरी कॉमन वर्ड्स इन मॉडर्न इंग्लिश आर एंग्लो सैक्सन इन ओरिजिन।
हमारी आज की मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर जितने भी मैक्सिमम वर्ड्स हैं वो सारे के सारे बुनियादी तौर पर कौन सी जबान के हैं? एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज के हैं। मिसाल के तौर पर यहां पे लिखा हुआ है नाउन्स लाइक फादर। नाउन्स का मतलब नाम, जैसे फादर एक नाम है, मदर एक नाम है, फूड खाना एक नाम है, ड्रिंक पीना एक, जो ड्रिंक होती है कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होती है, बैड है, एंड हंगर। ये सारे अल्फाज तो सर बड़े कॉमन से हैं और सर ये तो हमारी मॉडर्न इंग्लिश के वर्ड्स हैं। लेकिन जी नहीं, ये सारे जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे कौन से वर्ड्स हैं? ये ओरिजिनली एंग्लो सैक्सन वर्ड्स हैं। यानी फादर अंग्रेजी जबान का वर्ड नहीं है, मदर अंग्रेजी जबान का वर्ड नहीं है, फूड ड्रिंक बैड हंगर ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं है। एक्चुअली ओरिजिनली ये कौन से वर्ड है? ये एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज के वर्ड है। फिर आगे एक और कैटेगरी बता रहे हैं, कह रहे मोस्ट ऑफ द प्रेपोजिशंस एंड कंजक्शंस, ज्यादातर जो प्रेपोजिशंस हैं, जो कंजक्शंस हैं, सही ना, एंड नियरली ऑल द स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, यहां तक के सारे अहम वर्ब्स जो है, जो वर्ब्स की फॉर्म है, वो सारी की सारी कौन सी है? वो एंग्लो सैक्सन की है। यानी अंग्रेजी लैंग्वेज का बजाते खुद बहुत ही ना होने के बराबर कंट्रीब्यूशन है। तो आप देख सकते हैं कि एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज तो करार दे दिया गया, उसका नामो निशान तो मिटा दिया गया, लेकिन उसकी विकैबुलरी सरवाइव कर गई। और विकैबुलरी की सरवाइव करने की वजह क्या थी? उस विकैबुलरी का रूप बदलता रहा, उस लफ्जों को घुमा फिरा के टिल्ट करके जो है ना बोला जाता रहा। और आज के दौर में भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, यानी लिखा हुआ मोस्ट ऑफ द वेरी कॉमन वर्ड्स, वो जो मॉडर्न इंग्लिश में बोले जा रहे हैं वो कौन से हैं? वो एंग्लो सैक्सन के वर्ड्स हैं। जिधर मैं आपको मिसाल दे दी, फादर मदर फूड ड्रिंक बैड हंगर, ठीक है ना। इस तरीके से ज्यादा प्रीपोजिशन कंजक्शंस, इसके अलावा जितने भी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं, जो वर्ब्स यानी एक्शंस जो है, वो ज्यादातर कौन सी लैंग्वेज के हैं? वो एंग्लो सैक्सन के। फिर आगे देखें, when it was mixed with Norman French there were three main results। अच्छा अब हुआ क्या था? आपको हमने पहले ही बताया था, हमने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले जो लैंग्वेज की बुनियाद रखी गई थी वो जर्मन्स ने रखी थी, एंग्लो सैक्सन की। बाद में उसमें मिक्स कौन सी हो गई थी लैंग्वेज? अब फ्रेंच भी हो गई थी और डेनमार्क वाली विकिंग्स वगैरह के भी हो गए। तो कह रहे व्हेन इट वाज मिक्स विद द नॉर्मन फ्रेंच, जब एंग्लो सैक्सन में बड़ी तादाद में नॉर्मन फ्रेंच जो है वो आकर मिक्स हुए, तो कह रहे देयर वर थ्री मेन रिजल्ट्स। फ्रेंच लोगों के इस जबान में शामिल होने से तीन बड़े अहम नताइज निकले, और वो तीन अहम नताइज क्या थे? द ग्रामर वॉज सिंप्लीफाइड, यानी कि एंग्लो सैक्सन जो लैंग्वेज थी उसकी कोई प्रॉपर ग्रामर नहीं थी, सही है, ठीक है जी। तो बताने मतलब क्या? द ग्रामर वॉज सिंप्लीफाइड, यानी कि वो तीन फवायद या तीन इंपैक्ट या तीन रिजल्ट्स क्या निकले फ्रेंच लोगों के आने से, कि वो जो एंग्लो सैक्सन थी जिसकी कोई प्रॉपर ग्रामर नहीं थी, तो कह रहे फ्रेंच लोगों ने क्या किया? द ग्रामर वॉज सिंप्लीफाइड, उन्होंने ग्रामर को आसान बनाया। द प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग बिकेम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन फ्रेंच लोगों ने एंग्लो सैक्सन की जबान की जो प्रोनाउंसिएशन थी, जो अदायगी थी, जो लफ्जों के कहने का तरीका था, जो स्पेलिंग थी, ये तमाम चीजें इन्होंने क्या कर दी? मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये मुश्किल बना दी। और देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है एंड स्टिल आर। एंड स्टिल आर से मुराद, यानी जब फ्रेंच लोग आए थे तब भी इन्होंने मुश्किलात पैदा की थी, किस चीज में? प्रोनाउंसिएशन में और स्पेलिंग के अंदर, और आज भी वो मुश्किलात मौजूद है। आज भी हम बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हम स्पेल नहीं कर पाते, हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते, स्पेलिंग कुछ होती है, लिखी भी कुछ होती है, बोलने में कुछ होती है। तो कहा जा रहा है कि तीन बड़े फैक्टर्स सामने आए थे फ्रेंच लोगों के शामिल होने से। फ्रेंच लोगों ने ग्रामर को तो सिंप्लीफाई कर दिया था, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग को बहुत मुश्किल बना दिया था। एंड द विकैबुलरी वर्ड एनर्वसली एक्सटेंडेड, और फ्रेंच लोगों की वजह से इस एंग्लो सैक्सन जबान की जो विकैबुलरी थी, जो अल्फाजों का मजमुआ था, वो बहुत हद तक बेइंतहा हद तक जो है वो क्या हो गया था? एक्सटेंड हो गया था, बढ़ गया था। यानी कि एंग्लो सैक्सन की जो विकैबुलरी थी वो काफी इजाफा हो गई थी फ्रेंच लोगों की वजह से। फिर कहा जा रहा है फ्रेंच इज अ लैटिन लैंग्वेज। हम ये जानते हैं फ्रेंच जबान कौन सी है? एक लातीनी जबान है। सो द मेजर पार्ट ऑफ आवर विकैबुलरी इज नाउ लैटिन इन ओरिजिन। और आज जो हम अंग्रेजी बोल रहे होते हैं अंग्रेजी समझ के, ये बेसिकली अंग्रेजी नहीं है, एंग्लो सैक्सन है। लेकिन एंग्लो सैक्सन के वर्ड से भी ज्यादा इसमें कौन से वर्ड शामिल हो गए थे? फ्रेंच लोग आ गए थे। और फ्रेंच लोगों की जबान जो है वो बेसिकली कौन सी थी? लातीनी जबान, लैटिन जबान थी।
तो कहा जा रहा है इसीलिए आज की जो हम अंग्रेजी बोलते हैं इसमें ज्यादातर विकेबलरी कौन सी होती है, वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं। अक्सर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, बायो पढ़ रहे होते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो अक्सर लिखा हुआ होता है कि भाई ये लातीनी जबान का वर्ड है या ये किसी जबान का वर्ड है। तो ऑफिशियली क्या बताने का मकसद है कि वाकई में सबसे ज्यादा विकेबलरी किसकी थी, एंग्लो सैक्सन की या फ्रेंच लोगों की। और जब फ्रेंच का नाम आता है तो ऑफकोर्स ये बात है लातीनी जबान का नाम आता है, ठीक है जी। फिर आगे लिख रहे हैं दैट इज ऑल्सो वन रीजन वाई वी हैव सो मैनी synonyms। और आपको परेशान होते हैं आप लोग सोच के कि यार अगर कोई ये जबान है ही नहीं तो इसमें इतने ज्यादा synonyms कहां से आते हैं, इतने सारे सिमिलर वर्ड्स कहां से आ जाते हैं, इसमें इतनी विकेबलरी कहां से आ जाती है। तो कह रहे हैं दैट इज ऑल्सो वन रीजन वाई वी हैव सो मैनी synonyms। कह रहे हैं ये फ्रेंच लोग ही असल वजह है जिसकी वजह से इस जबान के लफ्जों में इतना इजाफा हो गया है कि आप एक वर्ड सर्च करें तो कई सारे वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। अब आपको कुछ मिसालें दे रहे हैं आपको जिससे आप अंग्रेजी समझते हैं, बेसिकली वो अंग्रेजी नहीं है। आज हम आपको कुछ मिसालें दे रहे हैं, पूरी तो नहीं दे सकते, चंद मिसालें जो बुक में लिखी बताते हैं आपको। लिखा हुआ इन पेयर ऑफ वर्ड्स लाइक वेड एंड मैरी। आपने देखा होगा एक वर्ड होता है वेडिंग, वेडिंग भी शादी को कह रहे होते हैं, मैरी भी शादी को कह रहे होते हैं। तो एक पेयर ऑफ वर्ड्स बताया आपने आपको, सही है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये वेड भी इंग्लिश का वर्ड है और मैरी भी इंग्लिश का वर्ड है और हम लोग कहते भी है नॉर्मली। फिर आगे लिखा हुआ फैट एंड कॉर्पुलेंट। फैट का मतलब मोटा, सही ना। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट को भी हम लोग क्या समझ रहे थे कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये सारे वर्ड्स इंग्लिश नहीं है। जैसे लिवली एंड विवेशियस, तो लिवली हो या विवेशियस हो ऐसा लग रहा है बोलने में कि सर ये तो इंग्लिश के वर्ड है, लेकिन आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी पेयर इज ड्राइव फ्रॉम एंग्लो सैक्सन। यानी हमने आपको तीन पेयर बताए, वेड मैरी वाला फर्स्ट पेयर, फैट और कॉर्पुलेंट वाला सेकंड पेयर, और इसके अलावा लिवली एंड विफेशियस वाला क्या है, वो थर्ड पेयर। तो कहा जा रहा है तीनों पेयर्स में जो पहला पहला वर्ड है, यानी फर्स्ट पेयर में पहला वर्ड है वेड, सेकंड पेयर में पहला वर्ड है फैट, थर्ड पेयर में पहला वर्ड है लिवली। ये तीनों वर्ड्स पहले पहले पेयर के तीनों वर्ड्स जो है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पेयर के जो फर्स्ट वर्ड है, यानी कि वेड और फैट और लिवली, ये सारे के सारे कौन है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर इज ड्राइव फ्रॉम एंग्लो सैक्सन। यानी वेडिंग का वर्ड भी एंग्लो सैक्सन जबान का है। इसके अलावा फैट का मतलब जिसे मोटा कहते हैं ये भी एंग्लो सैक्सन का वर्ड है। लिवली जिंदा दिली से जिसको हम पढ़ रहे होते हैं ये भी एंग्लो सैक्सन है। इनमें से कोई भी वर्ड इंग्लिश का नहीं है। और फिर क्या लिखा हुआ है, एंड द सेकेंड वर्ड ऑफ एवरी पेयर इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन। यानी कि इन तीनों पेयर्स के जो दूसरे दूसरे वर्ड है, यानी पहले पेयर का मैरी, दूसरे पेयर का कॉर्पुलेंट और तीसरे पेयर का विवेशियस, ये तीनों वर्ड्स कहां के हैं, ये लैटिन जबान के वर्ड है, लातीनी जबान के वर्ड है। इसमें से कोई भी इंग्लिश का वर्ड नहीं है। अब आप अंदाजा कर ले, फादर एंग्लो सैक्सन वर्ड है, मदर एंग्लो सैक्सन है, फूड, ड्रिंक, बैड, हंगर, ये सब एंग्लो सैक्सन है। यहां तक के वेड, इसके अलावा फैट, इसके अलावा लिवली, ये भी एंग्लो सैक्सन के वर्ड है। इसके अलावा जो वर्ड लिखा हुआ है यहां पर मैरी, इसके अलावा दूसरा लिखा हुआ हमारे पास कॉर्पुलेंट, और तीसरा वो लिखा हुआ विवेशियस, ये भी इंग्लिश वर्ड नहीं है, बल्कि ये भी कौन से वर्ड्स हैं, लातीनी जबान के लैटिन वर्ड्स हैं। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रही होगी। देखिए कि इंग्लिश बेसिकली जो बना दी गई है इट्स सेल्फ नथिंग, अंग्रेजी का कोई बैकग्राउंड, कोई बेसिक्स नहीं है, बल्कि बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस थी जिनको कन्वर्ट कर करके, मॉडिफाई कर करके आज क्या नाम दे दिया गया है, इंग्लिश का नाम दे दिया गया है। लेकिन आज भी अंग्रेजी जबान, जिसे हम अंग्रेजी जबान कहते हैं, उसमें ज्यादातर मैक्सिमम वर्ड जो है वो एंग्लो सैक्सन है, और सेकंड नंबर पर मैक्सिमम वर्ड्स कौन से हैं, वो लातीनी जबान के फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो देखिए जी, ये हम आ गए पेज नंबर 133 के फोर्थ पैरा में, और इस फोर्थ पैरा में क्या लिखा जा रहा है, अ लैंग्वेज नेवर स्टैंड्स स्टिल, यानी कोई भी जबान हमेशा कायम नहीं रहती। अब जाहिर सी बात है, ये तो सच बात है, अ लैंग्वेज नेवर स्टैंड्स स्टिल, कि कोई भी चीज फॉरएवर नहीं है लाइफ के अंदर ना। तो कोई भी जबान फॉरएवर नहीं है, कोई भी जबान फॉरएवर एक जैसी नहीं रह सकती। तो कह रहे इट इज ऑलवेज चेंजिंग डेवलपिंग, और आप जानते हैं वक्तन फवक्तन, वक्त गुजरने के साथ साथ चीजों में क्या होती है, डेवलपमेंट आती है और चेंजेस आने लग जाते हैं। The only important change that English has undergone since the 16th century is a very large increase in its vocabulary. कहा जा रहा है कि अंग्रेजी में भी
16वीं सदी के अंदर एक बहुत जबरदस्त किस्म का चेंज आया, और वो जबरदस्त चेंज क्या था? इन अ वेरी लार्ज इंक्रीज इन इट्स विकेबलरी। इसकी विकेबलरी में, इसके लफ्जों में, इसके सैनोनिम्स में, इसके एंटोनिम्स में, इसके लफ्जों में, इसके वर्ड्स के अंदर बेइंतहा इजाफा हुआ था 16वीं सदी में। और उसकी इजाफे की वजह क्या थी? वो वजह वही थी कि दुनिया जहां से वर्ड्स को किसमें शामिल कर दिया गया था, एक जगह शामिल कर करके जो जबान बनाई गई थी उसे इंग्लिश का नाम दे दिया गया था। लेकिन हालांकि ऑफिशियली हम बता चुके हैं, सबसे ज्यादा वर्ड इंग्लिश में आपको मिलेंगे एंग्लो सैक्सन के, फ्रेंच के, डेनमार्क के, सही ना, विकिंग्स के, ठीक है ना। तो यही वजह है बताने की कि बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो दूसरी जबानों की हैं। मैक्सिमम पार्ट जो है वो इंग्लिश का वो दूसरी जबानों पे कंसिस्ट करता है, ठीक है ना। तो यहां पे भी हमने आपको बता दिया कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा विकेबलरी में चेंजेस कहां पर आए, विकेबलरी में इजाफा कब हुआ? 16वीं सदी में हुआ, ठीक है जी। तो अब हम आपको कुछ ऐसे वर्ड बताते हैं जिससे हम समझते हैं इंग्लिश, लेकिन एक्चुअली वो इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं है। जैसे लिखा हुआ है, लेट अस टेक जस्ट 4 इंग्लिश वर्ड्स। हम आपको बहुत सारी मिसालें तो नहीं दे सकते, लेकिन 4 अंग्रेजी के वर्ड्स की मिसालें दे सकते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है लाइक एडमिरल, हमने देखा कैपिटल करके लिखा हुआ है, बड़ा करके लिखा हुआ है, सही है ना। तो पहला वर्ड हमने क्या लिखा हुआ है? एडमिरल। दूसरा में लिखा हुआ है योस्ट, तीसरा में लिखा हुआ है सैंडविच, एंड चौथा में लिखा हुआ है टेलीविजन। अब लोगों का ऐसा मानना है कि सर एडमिरल, सही ना, ये तो सर एडमायर से निकला है, एडमायर का मतलब तारीफ करना होता है। सर यॉश का पता नहीं, सर ये तो कोई नाउन लग रहा है। सर सैंडविच तो पता हम लोग खाते भी हैं, सर टेलीविजन तो हम लोग देखते भी हैं। तो चले आप लोगों की कुछ गलत फहमियां दूर करते हैं। जो लोग समझ रहे हैं कि ये इंग्लिश के वर्ड है, तो हम उनको जरा इसकी रियलिटी बताते हैं कि ये कहां के वर्ड है। देखें जी, नेक्स्ट स्लाइड, पेज नंबर 134 और फर्स्ट पैरा। तो सबसे पहले हम क्लियर करने लगे आपको वर्ड एडमिरल, ADMIRAL। लोग इस लफ्ज को पढ़कर समझते हैं कि ये तो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन आप देखें आपके सामने लिखा हुआ है कि एडमिरल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस इन 15th सेंचुरी। ये जो वर्ड एडमिरल है जिसको हम इंग्लिश समझते हैं, एक्चुअली ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, बल्कि 15वीं सदी में इसको इंग्लैंड लाया गया। कहां से? फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस से लेके आएगा। इट वॉज देन स्पेल्ड एमिरल। और कहा यह जा रहा है, क्या कहा जा रहा है जी? कहा यह जा रहा है कि ये तो अमेरिकन वर्ड है, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन देखें आपके सामने लिखा हुआ है कि एडमिरल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस इन 15th सेंचुरी। 15वीं सदी में फ्रांस का वर्ड है, ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जिसको इंग्लैंड में शामिल किया गया, अंग्रेजी में शामिल किया गया। कहते हैं इट वॉज देन स्पेल्ड एमिरल। जब तक ये इंग्लैंड नहीं आया था, जब तक ये फ्रेंच वर्ड था, तो इसकी स्पेलिंग एडमिरल नहीं थी बल्कि एमिरल थी, AMIRAL। और आप ये जानते हैं, हमने पहले बताया था आपको कि अंग्रेजों की क्वालिटी रही है कि जब भी वो कोई चीज चुरा के लाते हैं तो उसमें हल्का फुल्का क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, किसी की पेंसिल उड़ा ली, सही ना, तो उसका कुछ है ना रंग खुरच देते हैं ताकि है ना ये इसकी पहचान मिट जाए या है ना दूसरी पहचान बन जाए। तो ऐसे अमेरिकन भी यही करते थे, जो इंग्लिश को प्रोवोक करने वाले लोग थे। वो भी एक वर्ड लेके आए थे, क्या? एमिरल। और एमिरल एक वर्ड है फ्रेंच लैंग्वेज का, लेकिन जब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया इंग्लैंड के अंदर तो इसमें डी का इजाफा कर दिया गया, इसको एमिरल के बजाय क्या बना दिया गया? एडमिरल बना दिया गया। एंड वाज ड्राइव बाय द फ्रेंच फ्रॉम अ कंपाउंड अरेबिक वर्ड। और मजे की बात हम आपको बताएं, ये जो वर्ड हम एमिरल कह रहे हैं ना कि ये फ्रेंच था, असल में ये वर्ड फ्रेंच भी नहीं है। कह रहे फ्रेंच लोगों ने भी चुराया था। कहां से? लिखा हुआ है एंड वाज ड्राइव बाय द फ्रेंच फ्रॉम अ कंपाउंड अरेबिक वर्ड। यानी कि ये वर्ड जिसको हम फ्रेंच वर्ड कह रहे हैं एमिरल, असल में ये अरबी जबान के वर्ड से चुराया गया था। और कौन सा वर्ड था? एक कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड से मुराद लिखा हुआ है क्या? हाँ जी, कंपाउंड वर्ड से मुराद क्या? देखिए ना, अब कंपाउंड वर्ड लिखा हुआ है यहां पे आपके सामने, अमीर अल बहर। यानी ऑफिशियली तौर पर ना ये फ्रेंच वर्ड था, ना ये इंग्लिश का वर्ड था, बल्कि एक्चुअली ये अरबिक वर्ड था। और अरबी में लिखा हुआ था अमीर अल बहर, विच मीन्स प्रिंस ऑफ द सी। अमीर का मतलब होता है प्रिंस, शहजादा, और बहर कहते हैं समंदर को।
तो अमीर अल बहर मीन्स प्रिंस ऑफ द सी, यानी ये अरबिक वर्ड था, इसको पहले चुराया फ्रेंच लोगों ने और अमीर अल बहर को इन्होंने मिक्स करके लिख दिया एमिरल, बाहर हटा दिया और AMIRAL कर दिया, एमिरल कर दिया। फिर फ्रेंच लोगों से इंग्लैंड वालों ने चुराया, तो उन्होंने इस एमिरल को तो ऐसे रहने दिया, इसमें डी का इजाफा कर दिया, एडमिरल बना दिया। यानी अब देख रहे हैं किस तरीके से चीजों को चोरी कर करके उसे अपनी वर्डिंग में ऐड किया गया। देखें जी, अब आगे बढ़ते हैं मजीद इसके अंदर। आगे लिखते हैं sometime later a certain misguided English scholars looking at this word assumed that it was a corruption of the Latin word admirare। यानी अभी आप देखें, गौर करें, अभी तो हम सिर्फ यहीं पे कंफ्यूज हो रहे थे कि अंग्रेजों से पता चला कि भाई ये वर्ड तो फ्रेंच का था, फिर फ्रेंच से पता चला कि भाई ये वर्ड तो असल में अरबिक था। अब इतनी सारी बातों के पता चलने के बाद कहते हैं सम टाइम लेटर सर्टेन मिसगाइडेड इंग्लिश स्कॉलर, कुछ गलत किस्म के मिसगाइडेड, जिनको सही मानों में शऊर नहीं था, जो मिसगाइडेड थे, जिनको गलत गाइड किया गया, उन स्कॉलर्स ने, और वो कौन थे स्कॉलर्स थे? इंग्लिश स्कॉलर्स, यानी उनको गलत फहमियां थी बहुत सारी, और कह रहे लुक एट दिस वर्ड। इन्होंने एक और नया इल्जाम लगाया, इन्होंने कहा भाई ये जो अमीर अल बाहर लेके घूम रहे हैं और ये जो एमिरल लेके घूम रहे हैं, ये जो एडमिरल लेके घूम रहे हैं, कह रहे अज्यूम दैट इट वाज अ करप्शन ऑफ द लैटिन वर्ड एडमिरेयर। यानी इन्होंने, अल्लाह माफ करे, एक नई बात बताई। इन्होंने कहा भाई ये जो आप बता रहे हैं ना कि ये एडमिरल, एमिरल, अमीर अल बाहर, उन्होंने कहा ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बल्कि इट वाज अ करप्शन ऑफ द लैटिन वर्ड। असल में तो आप लोगों ने क्या किया है, ना ये इंग्लिश वर्ड है, ना ये फ्रेंच वर्ड है, ना ये अरब वर्ड है, बल्कि इन स्कॉलर्स ने क्या नई लॉजिक लाके लगाई, उन्होंने कहा ये तो लातीनी जबान का लैटिन वर्ड है और ये ना एडमिरल है, ना एमिरल है, ना एमिरल बाहर है, बल्कि ये एडमिरेयर है। और एडमिरेयर का मतलब क्या है? मीनिंग टू वंडर एट, यानी कि लातीनी जबान का वर्ड है एडमिरेयर, जिसका मतलब है वंडर एट, हैरान होना। सो आउट ऑफ दिस कंफ्यूजन इन्वॉल्विंग 3 लैंग्वेजेस, अब मसला क्या आ गया? अब कई सारी लैंग्वेजेस के दावेदार आ गए। फ्रेंच कहने लगे भाई ये तो एमिरल है, अरबी ने कहा नहीं नहीं जी एमिरल नहीं है, तो अमीरल बाहर, ये तो हमारा वर्ड है। ऐसे ही इंग्लैंड वालों ने तो वैसे चोरी कर लिया था, वो कह रहे थे ये एडमिरल है। और प्लस अभी जो मिसगाइडेड इंग्लिश स्कॉलर्स थे, उन्होंने एक नया लॉजिक दे दी कि भाई ना ये एडमिरल है, ना ये एमिरल है, ना ये अमीरल बाहर है, बल्कि ये तो एक लैटिन, लातीनी जबान का वर्ड है एडमिरेयर, जिसका मतलब है हैरान होना। तो कहा जा रहा है सो आउट ऑफ दिस कंफ्यूजन, इतनी सारी कंफ्यूजन आने के बाद, इन्वॉल्विंग 3 लैंग्वेजेस, अब जाहिर सी बात है 3-4 लैंग्वेजेस के दावेदार पैदा होगा कि ये हमारा वर्ड है, ये हमारा वर्ड है, ये हमारा वर्ड है। तो फिर क्या किया गया? एक बीच की राह निकाली गई और कहा कि वी हैव द प्रेजेंट वर्ड एडमिरल। तो फिर डिसाइड ये किया गया कि भाई ना ये एमिरल, ना ये अमीरल बाहर, ना ये एडमिरेयर, बल्कि इसको हम कह देते हैं एडमिरल। तो सब लोगों को खुशी खुशी उनके घर भेज दिया और कहा भाई ये अब किसी का भी नहीं है, बस अभी एक नई लॉजिक निकाल दी इसकी, वो है एडमिरल। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। लास्ट पेज है गालबन हमारा ये, और पेज नंबर 134 है, सेकंड पैरा है इसका। अब हम आपको जो हमने बताया था ना 4 वर्ड्स, जिसमें से एक तो अभी अभी हमने आपसे डिस्कस कर लिया, एक तो अभी अभी डिस्कस किया ना हमने, जिसका नाम क्या था यहाँ पे, ये एडमिरल वाला, सही ना। अब हम आपसे एक फाइनल, जैसे देखा हमने आपको बताया था इससे पीछे वाली स्लाइड में हमने 4 वर्ड्स बताए थे आपको जो हमें डिस्कस करने हैं। वो 4 वर्ड्स कौन से थे? देखिए लास्ट पैरा में देख सकते हैं आप, ये जो लास्ट में लिखे हुए थे, लास्ट की 2 लाइंस में, एडमिरल था, यॉश था, सैंडविच था एंड टेलीविजन। तो एडमिरल तो हमने आपको समझा दिया, सही है। अब हम चलते हैं यॉच की तरफ कि यॉच क्या चीज है बेसिकली, सही है, सही। देखिए अब आपको बताते हैं यॉच क्या। कहते हैं यॉच इज अ डच वर्ड, यानी यॉच जो वर्ड है वो एक डच लैंग्वेज का वर्ड है, डच भी एक जबान है। द फर्स्ट यॉच वॉज गिवन बाय द डच टू किंग चार्ल्स II एट द वेडिंग प्रेजेंट इन 1662। अब सवाल ये सर, ये यॉच होता क्या है?
यॉज बेसिकली एक जानवर है, और ये जो यॉज है, इसको गिफ्ट किया गया था एक किंग चार्ल्स को, एक बादशाह सलामत थे। और कब किया गया था? एज अ वेडिंग प्रेजेंट, उनको उनकी शादी के गिफ्ट के तौर पर ये यॉज नाम का एक एनिमल दिया था 1662 में, उनको तोहफे के तौर पे मिला था। द नेम इज ड्राइव फ्रॉम द डच वर्ड फॉर हंटिंग। अगर डच लैंग्वेज के अंदर हम बात करें तो डच के अंदर इस यॉज का मतलब होता है हंटिंग, शिकार करने वाला, शिकारी या शिकार कह लें आप, सही है। एंड यॉज वर सो नेम्ड फॉर देयर स्पीड। और यॉज का नाम क्यों दिया गया इस एनिमल को? इसकी स्पीड की वजह से, क्योंकि ये भागता बहुत तेज था, ठीक है ना। तो डच, यॉज इज अ डच वर्ड। यॉज कैसा वर्ड है? डच वर्ड है, डच जबान का वर्ड है। और डच का मतलब वैसे इटसेल्फ क्या होता है? हंटिंग, शिकार। और यॉज का नाम यॉज क्यों रखा गया? क्योंकि वर सो नेम्ड फॉर देयर स्पीड्स, यानी कि उन जानवरों को उनकी तेज रफ्तारी की वजह से यॉज का नाम दिया गया, क्योंकि यॉज कहते हैं किसको है? तेज रफ्तार वाले एनिमल्स को, ठीक है जी। तो यॉज उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं पेज नंबर 134 के थर्ड पैरा पे, जिसमें हम आपको आज एक बड़ा अजीब सी लॉजिक बताएंगे, सैंडविच, जिसे हमने आज तक सिर्फ खाने से मतलब रखा है, कभी गौर ही नहीं करा कि ये सैंडविच है क्या। कह रहे हो विच नाउ नो लॉन्गर अ प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड, यानी सैंडविच को, जिसको हम इंग्लिश समझते हैं, बेसिकली ये अंग्रेजी जबान का वर्ड नहीं है, बल्कि अंग्रेजी तो क्या, ये किसी भी जबान का वर्ड नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई? लिखा हुआ है बट ऑलमोस्ट इंटरनेशनल। सर पूरी दुनिया में आप चले जाए, अरबी लोग भी इसे सैंडविच कह रहे होते हैं, हम भी सैंडविच कह रहे होते हैं, अमेरिकन भी सैंडविच कह रहे होते हैं, सैंडविच 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 चल रहा होता है। लेकिन भाई सैंडविच की रियलिटी क्या है? कम्स फ्रॉम द फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच, यानी एक बादशाह था जिसको कहा जाता था फोर्थ अर्ल, यानी चौथा बादशाह था ये, सही ना। अर्ल ऑफ सैंडविच, यानी कि यू समझ ले उसका नाम क्या था? सैंडविच नाम था बंदे का। डाइड इन 1792, 1792 में वो बंदा मर चुका जिसका नाम सैंडविच था। और कह रहे हु इन्वेंटेड दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ क्विक मील, यानी इस बंदे की वजह से ये सैंडविच का वर्ड इजाद हुआ था। और बेसिकली सैंडविच किसे कहते हैं? कहते हैं पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ क्विक मील। क्विक क्या था? मतलब जल्दी से, और मील का मतलब होता खाना, यानी जल्दी से तैयार हो जाने वाले खाने को क्या नाम दिया गया? सैंडविच। सो दैट ही कुड गो ऑन गैम्बलिंग ऑल थ्रू द नाइट विदाउट स्टॉपिंग फॉर डिनर। चले हम आपको इसकी रियलिटी बताते, कहानी समझा देते। असल में सैंडविच एक बंदा था जो कि 1792 में मर चुका था। और ये जो सैंडविच था ये गैम्बलर था। गैम्बलर का मतलब एक जुआ खेलने वाला, गैम्बलिंग करता था ये। और पूरी पूरी रात ये जो है कैसीनोज में गुजारता था, जो कैसीनोज होते थे जहां पे ये गैम्बलिंग की जाती थी, ड्रिंक्स की जाती थी। और कहा जा रहा है क्योंकि बहुत अमीर था, जाहिर सी बात है, फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच था ये, यानी कि अमीर बादशाहों में से था। तो कहा जा रहा है कि जब ये जाता था उनमें क्या कहते हैं कैसीनोज में, तो रात रात भर ये गैम्बलिंग करता था। अब जाहिर सी बात है पूरी रात बंदा भूखा तो नहीं रह सकता ना। तो जब ये अपने कह ले मुलाजिमों से खाने को कुछ मांगता था, तो अब कुछ मिलता तो था नहीं। तो इसके मुलाजिमों ने क्या करा, इसको ऐसे ही डबल रोटी के बीच में कुछ रख के दे दिया, स्लाइस के बीच में। और जाहिर सी बात है जब इसको पेश किया गया तो जाहिर सी बात है इसको इसके नाम से मुखातिब किया गया कि सैंडविच सर है। अब उन्होंने इसको नाम लिया कि सैंडविच सर, यानी सैंडविच बंदे का नाम, और सर क्यों कहा गया? रिस्पेक्ट में कहा गया। तो लोगों ने क्या बोला, लोगों ने जब पलट के देखा, बोला है सैंडविच सर, यानी सैंडविच उन्होंने समझ लिया वो प्लेट में जो रखा हुआ था उसको, और सर समझ लिया सामने वाले को। तो वहीं से ये नाम इंट्रोड्यूस हो गया सैंडविच, सही ना। यानी उन्होंने बेचारों ने, नौकरों ने मुखातिब किया था सैंडविच सर, यानी सर का नाम सैंडविच था, तो उन्होंने बोला भाई सैंडविच सर ये ले लीजिए। तो सैंडविच सर तो लोगों ने सुना नहीं, लेकिन लोगों ने प्लेट देखी, लोगों ने बोला अच्छा सैंडविच, अच्छा ये सैंडविच होता है। तो प्लेट में जो चीज रखी हुई थी उसको सैंडविच कह दिया गया, सही थी। तो बहरहाल पता होना चाहिए आपको ये भी। फिर आप देखें फोर्थ पैरा में पेज नंबर 134 पर लिखा हुआ टेलीविजन। टेलीविजन बड़ी अहम चीज है भाई। हम कहते हैं सर टेलीविजन ओ है, दुकान पे जाते हैं कहते हैं वो जो अंकल टेलीविजन रखा हुआ वो हमें दे दें। यानी हम कह रहे होते हैं टेलीविजन सर उस डब्बे का नाम है जिसमें से तस्वीर नजर आती है। पर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, टेलीविजन किसी डब्बे का नाम नहीं है, टेलीविजन नाम की कोई चीज नहीं होती। कह रहे इन दिस केस द प्रीफिक्स टैली, यानी अगर आधा शुरू का वर्ड उठा ले हम टैली, तो पहली बात तो ये टैली अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, इज अ ग्रीक वर्ड, यानी यूनानी जबान का वर्ड है, विच मीन्स फार। टैली का मतलब होता है दूर। वाइल द सफिक्स, जबकि बाद वाला वर्ड जो कि विजन है,
इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन, लातीनी जबान का वर्ड है, ये भी इंग्लिश जबान का वर्ड नहीं है। कह रहे विच मीन्स टू सी, यानी टैली का मतलब होता है फार, दूर, और विजन का मतलब होता है सी, देखना, यानी दूर बैठ के देखने को कहते हैं टेलीविजन। टेलीविजन किसी डब्बे को नहीं कहते। टेलीविजन का मतलब क्या होता है, टैली का मतलब फार, सही ना, और विजन का मतलब देखना। तो टेलीविजन से मुराद दूर बैठकर देखने को टेलीविजन कहते हैं, किसी किस्म के कोई डब्बे को, एलईडी को, एलसीडी को टेलीविजन नहीं कहते। सही है जी। जैसे टेलीस्कोप, टेली का मतलब है फार, दूर, और स्कोप का मतलब यानी दूर की चीज को करीब करके देखना। तो बात समझ में आ रही है। तो टेलीस्कोप भी इंग्लिश का वर्ड नहीं है, सही है। टेलीविजन भी इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इनमें ज्यादातर ग्रीक और लातीनी जबान के वर्ड है। तो इस तरह से इस फाइनल वर्ड्स के ऊपर हमारे सिलेबस एंड, सॉरी, हमारे चैप्टर एंड हुआ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंशाल्लाह मजीद अगली वीडियोस जो है वो आपको लेसन्स की अपलोड की जाएंगी, और अगला चैप्टर हम देखेंगे कौन सा पढ़ाना चाहिए, फिर इंशाल्लाह वो पढ़ाएंगे। फिलहाल ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इंशाल्लाह इसको तैयारी कीजिए, सही ना। और अगली क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा, ठीक है जी। चले, अल्लाह हाफिज।